नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्पफुल चीज़ें शेयर की जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकला दिया गया, निकाला जाता है यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो इसको निकाला हम लोग पहले कर लेते हैं। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस रंजक। ठीक है, इसको निकाला यहाँ पे कर दिए हैं, समझ जाइएगा। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, निचला जो लिटमस रंजक होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो जो निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है पत्ता गोभी हल्दी और ऑप्शन डी है पेटूनिया फूल। तो किसमें से लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है उसको निकाला जाता है? अगर हम इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है उसको कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है, जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पर जैसे ही क्लोरीन गैस का प्रवाहित किया जाता है तो उसमें से कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है, उससे कौन सा पदार्थ बनता है, ये चीज़ पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है जल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उस पर जैसे ही हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो उस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। कैल्शियम क्लोराइड नहीं बनेगा, ना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl बोलते हैं। जल का क्या क्या केमिकल फार्मूला होता है? तो H2O होता है। और कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग CaCl2 इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो चाहे हम बात कर ले हल्दी का, ठीक है, हल्दी हो गया या फिर लिटमस पत्र हो गया, तो ये सब किस प्रकार का सूचक है, किस प्रकार का इंडिकेटर है, ये चीज़ पूछा गया है। यानी कि ये इंडिकेटर का काम करते हैं, तो किस प्रकार के सूचक है? ऑप्शन ए है संश्लेषित, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है प्राकृतिक एवं संश्लेषित और ऑप्शन डी है अन्य। तो इसमें अगर हम बात करें हल्दी, लिटमस पत्र आदि, तो ये सब किस प्रकार के सूचक है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। ये सब कैसा इंडिकेटर है? तो नेचुरल। ठीक है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सूचक हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन औषधि का उपयोग होता है? तो जो अपच होता है, मान लीजिए आप कोई खाना खाते हैं, दबा के खा लेते हैं, ठीक है, तो जब अपच होता है यानी कि ढंग से पच नहीं पाता है खाना, तो उसका उपचार करने के लिए निम्न में कौन औषधि का उपयोग होता है? तो उस औषधि के बारे में पूछा गया जिसका उपयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। ऑप्शन ए है एंटासिड, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक और ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो इसमें से सही चूज करना है कि किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर एंटीसेप्टिक की बात करें तो कहीं भी कट जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पे हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्रीम तो होगा नहीं अपच के लिए। एनाल्जेसिक के बारे में पूछा जा रहा है तो एनाल्जेसिक भी नहीं होगा। एंटीबायोटिक तो बुखार वगैरह होता है तो उसमें हम लोग खाते हैं। ठीक है, जब बुखार सर दर्द होता है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का यूज किया जाता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्या करता है कि अपच को सही कर देता है। अगर हमें एसिडिटी वगैरह होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंटासिड। ठीक है, तो एंटासिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, बी है अवक्षेपण, सी है भोजन का पचना और डी है श्वसन। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण, दहन, भोजन का पचना और श्वसन, इसमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण अगर नहीं की बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। जो अवक्षेपण है वो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम दहन की बात करें तो ये क्या है? ये है
भोजन का पचना और शोषण, ये सब ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही था हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जो भी प्राकृतिक गैस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी नेचुरल गैस होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जो दहन होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विघटन अभिक्रिया। तो इसमें से चूज करना है कि जो प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं, दहन होता है, तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि इसमें हीट, यानी कि जो भी हीट होता है, गर्मी, वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, यानी कि उसमें से गर्मी निकलता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। एक दूसरा होता है ऊष्माशोषी, जो क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब गैस को जलाते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए जो डोमेस्टिक गैस का यूज करते हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक गैस का यूज करते हैं, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, तो उसमें से क्या होता है हीट निकलता है और वो चूल्हा पे हम लोग रख के क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तो क्या हुआ, ये उस तरह से यहाँ से ऊष्माक्षेपी हो गया, यानी कि इसको हम लोग एक्जोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है जब कॉपर चूर्ण होता है, ठीक है। कॉपर चूर्ण को अगर हम लोग हवा में गर्म करने पर, जब जैसे ही उसको हवा में गर्म करते हैं, तो जो उसके सतह होता है, यानी उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो उस परत का रंग पूछा गया है कि उसका रंग कैसा होगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है काली, बी है श्वेत, सी है पीला और ऑप्शन डी है भूरा। तो इसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। जब कॉपर चूर्ण को हम लोग वायु में गर्म करेंगे, हवा में गर्म करेंगे, तो उसके जो सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जमेगी, उसका रंग कैसा होगा, काला होगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो भी साग सब्जी है, ठीक है, जो भी साग सब्जी है, तो वो क्या होता है, विघटित हो जाता है। वो क्या होता है, विघटित होता है, यानी कि डिकम्पोज होता है। और जैसे ही वो डिकम्पोज होता है तो वो एक तरह का कंपोस्ट बनाता है। तो जो ये कंपोस्ट बनाता है विघटित होकर, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन और ऑप्शन डी है उभयगामी। तो इसमें से कौन सा वो रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं NaOH, क्या लिखते हैं, NaOH, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया NaOH का पीएच मान लगभग है। तो लगभग में इसका पीएच के फुल फॉर्म हम पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में पूछे हुए थे। अगर आप देखे होंगे अगर कोई लेक्चर, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पूछे थे पीएच का मान। तो यानी सॉरी, फुल फॉर्म इसका पूछे थे, इसका फुल फॉर्म पूछे थे। बहुत सारे बच्चे दिए भी थे शायद इसका आंसर। तो पीएच का अगर हम फुल फॉर्म का बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान पूछा गया है, लगभग क्या होता है। ऑप्शन ए है 11 है, बी 12 है, सी 13 है और डी 14 है। इसमें से पूछा गया है पीएच मान किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे ये बेस है, ये क्या है, बेस है, बेस का काम करता है। तो बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से ऊपर होता है। 7 से की बात करें तो वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पीएच इंडिकेटर हो गया, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए कि जहाँ पे 7 होता है ये न्यूट्रल हो जाता है, और इधर हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इधर एसिडिक हो जाएगा, मान लीजिए कि इधर 6, 5, 4 इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 7 के बाद 8, 9, 10 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो जो बेसिक होता है यानी कि बेस होता है, वो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, और 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे बेस पूछा गया है, तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच मान कितना होगा, 14 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी उदासीन विलय का पीएच मान है। कोई भी उदासीन विलय होगा, ठीक है, उदासीन, न्यूट्रल,
विलयन, तो उसका पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 7 है, ऑप्शन बी है 2 है, ऑप्शन 3 सी क्या है 9 है, और ऑप्शन डी 11 है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 है। अभी अभी तो हमने इंडिकेटर बना के आपको बताया कि जहाँ 7 होता है, 7 इधर होता है और 7 से इधर क्या होता है? बेस। 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बेस, पीछे की तरफ घटाएंगे तो एसिड, और बीच वाला 7 ही क्या होता है हमारा? 7 क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल को ही को तो हम लोग उदासीन बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं हिंदी में, न्यूट्रल को उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन विलयन के पीएच मान पूछा था, तो 7 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो जो दांत का मसूड़ा होता है, ठीक है, जो दांत का मसूड़ा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है। काफ़ी क्या होता है? कठोर यानी कि हार्ड होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें से पूछा गया है कि जो दांत का मसूड़ा होता है किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है, तो काफ़ी हार्ड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे बॉडी में अगर सबसे हार्डेस्ट बात पूछे कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो जो इनेमल होता है, क्या होता है? इनेमल। इनेमल होता है कहाँ पे? हमारे दांत में पाया जाता है। दांत का जो इनेमल होता है ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है, ठीक है, ये क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है क्या? तो इनेमल, जो दांत में का इनेमल होता है, ठीक है, दांत का जो इनेमल होता है वो क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल है? जो इमली, जिसको हम लोग टर्मेरिक बोलते हैं शायद, ठीक है, टमारिंड बोलते हैं, सॉरी टमारिंड, टमारिंड बोलते हैं। तो टमारिंड के बारे में पूछा जा रहा है कि टमारिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमारिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो नीचे से हम लोग देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक जो एसिड होता है वो टोमेटो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टोमेटो यानी कि टमाटर में पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये मिल्क कॉर्ड, सीधे लिख लीजिए कि दही में, जब दूध से दही बनाया जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, उसमें पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें और मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो टमारिंड में, टमारिंड में पाया जाता है, यानी कि इमली में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इमली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो टमारिंड यानी कि इमली में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेडॉक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होता है कि देखिए, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो जो दानेदार जस्ता होता है, ठीक है, जो दानेदार जस्ता होता है, अगर उसमें हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फुल फॉर्म क्या होता है? H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम डालेंगे तो कौन सा गैस आपको प्राप्त होगा, कौन सा गैस वहाँ से उत्सर्जित होगा, निकलेगा, उस गैस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन डी है कोई गैस नहीं। तो जब भी हम तानेदार जस्ता पर कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, ठीक है, तनु शायद कॉन्सनट्रेटेड ही होता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालेंगे कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है? तो जो सिंपल सा देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिख लीजिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण,
जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। हिंदी में मुझे थोड़ा कम आता है, तो अगर गलती लिखे होंगे तो माफ़ करिएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। सिंपली प्रकाश संश्लेषण में ही क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में CO2 और जल यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज तैयार करता है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, वो कौन सा रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बारे में पूछा गया। अभिक्रिया के बारे में ऑप्शन है विस्थापन, बी है विघटन, सी है प्रकाश रासायनिक और ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए समझ गए होंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।